Hello friends, welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 11th June. And if you are liking this analysis, then please like, share and subscribe. And if you want to join the Telegram group of UPSC Analyzer, then you can join. Link is in the description box. यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, इन न्यू पॉलिसी यूपी रिमूव्स 60 ईयर एज बार फॉर रिलीज ऑफ लाइफ टाइम प्रिजनर्स। तो इस न्यूज़ को पढ़कर सबसे पहला पॉइंट आपको ये पता चल रहा है, जो प्रिजन है वो यहाँ पर स्टेट सब्जेक्ट है और प्रिजन पॉलिसी के रिगार्डिंग लॉज यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। तो लास्ट ईयर प्रीलिम्स में क्वेश्चन था क्या प्रिजन पॉलिसी जो है स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन था। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रिजन एक स्टेट सब्जेक्ट है। तो बेसिकली जो परोल वाला क्वेश्चन था उसका ही सेकंड जो स्टेटमेंट था वो रिगार्डिंग प्रिजन था। मेकिंग एन अमेंडमेंट टू इट्स प्रिजन पॉलिसी, द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू कंसिडर द प्री मेच्योर रिलीज ऑफ लाइफ टाइम प्रिजनर्स इवन बिलो 60 ईयर्स ऑफ एज। अब अमेंडमेंट क्यों किया जा रहा है प्रिजन पॉलिसी में? तो बेसिकली जो क्राउडेड जेल से उनको डीकंजेस्ट करने के लिए किया जा रहा है। तो आप ये पॉइंट मेंस में यूज़ कर सकते हो कि यहाँ पर जो प्रिजन रिफॉर्म्स हैं तो उसमें आप सोल्यूशन दे सकते हो। तो सोल्यूशन में आप कोट कर सकते हो उत्तर प्रदेश की प्रिजन पॉलिसी, जिसमें यहाँ पर अमेंडमेंट किया गया है। तो अंडर द न्यू पॉलिसी द स्टेट गवर्नमेंट वुड कंसिडर द रिलीज ऑफ एन इनमेट सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और वो यहाँ पर 60 ईयर्स जो है जेल टर्म को कंप्लीट कर चुका है विदाउट रेमिशन और 20 ईयर्स विद रेमिशन। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो बेसिकली जो जेल से उनको डीकंजेस्ट करने के लिए प्रिजन पॉलिसी में अमेंडमेंट किया गया है, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंसेस को भी इंश्योर किया गया है। फॉर एग्जाम्पल न्यू पॉलिसी ने मैंडेटरी किया है कि कोई भी ऐसे केसेस जिसमें प्री मैच्योर रिलीज को कंसिडर किया जा रहा है वो केसेस हीनियस क्राइम्स की कैटेगरी में फॉल नहीं होने चाहिए, और उसमें यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन है वो सेंट्रल एजेंसीज के द्वारा नहीं की गई होनी चाहिए। तो यहाँ पर प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंसेस को इंश्योर किया गया है। जो इनमेट्स कन्विक्ट हैं फॉर लाइफ टर्म बाय अ कोर्ट ऑफ अदर स्टेट वो भी इस पॉलिसी के अंडर कवर नहीं होंगे। एक रिलीज प्रपोजल कमेटी भी बनाई जाएगी। तो रिलीज प्रपोजल कमेटी यहाँ पर डिसाइड करेगी कि प्री मैच्योर रिलीज करना है या नहीं करना है, कि बेसिकली ये सारी कंडीशंस देखी जाएंगी कि कहीं प्री मैच्योर रिलीज करने की वजह से लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं हो जाएगी। तो इन सब फैक्टर्स का ध्यान रखने के बाद ही यहाँ पर प्री मैच्योर रिलीज किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ पर हम चलते हैं। बीजेपी विंस कर्नाटका, कांग्रेस राजस्थान। अब इस न्यूज़ में आपको ये पता होना चाहिए कि राज्यसभा के इलेक्शंस कैसे होते हैं, राज्यसभा में कितनी सीट्स होती हैं। तो इसके लिए आपको लक्ष्मीकांत में पार्लियामेंट चैप्टर से राज्यसभा को रीड करना है। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ एट 8 मंथ हाई ऑफ 7.1% इन अप्रैल। अब ये ग्रोथ इतनी परसिस्ट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है और इन्फ्लेशन के साथ साथ जो कंडीशन है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट है। फॉर एग्जाम्पल रशिया यूक्रेन में कन्फ्लिक्ट चल रहा है, कमोडिटीज़ की शॉर्टेज है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर इन्फ्लेशन और ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकता है। तो जिसकी वजह से यही एक कंसर्न है, क्या ये परसिस्ट कर पाएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कौन निकालता है, किस किस सेक्टर्स को यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आप रीड कर लेना स्टैटिक पोर्शन में। अब हम आगे चलते हैं। पास्ट डेकेड सॉ इंक्रीज इन नंबर ऑफ विमेन वोटर्स। हमें ये पता चला है जो जेंडर गैप है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में वो पिछले 70 सालों में डिक्लाइन हो रहा है, और वो भी स्टेडली डिक्लाइन हो रहा है। तो द जेंडर गैप इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इन द कंट्री हैज़ बिन डिक्लाइनिंग स्टेडली ओवर द पास्ट 70 ईयर्स। 2010 तक जो विमेन वोटर्स थी वो कम हुआ करती थी देन मैन, लेकिन 2019 के जनरल इलेक्शंस में हमने ये देखा मैन एंड विमेन वोटेड इन नियरली इक्वल नंबर्स। और उत्तर प्रदेश में 2017 और 2022 के स्टेट इलेक्शंस में विमेन वोटर्स आउटस्ट्रिप्ड मैन। तो हमें ये पता चल रहा है जो जेंडर गैप है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में वो यहाँ पर स्टेडली डिक्लाइन हो रहा है फॉर द पास्ट 70 ईयर्स। आगे हम चलते हैं। फॉर न्यूबॉर्न गर्ल्स इनिशिएटिव टू गेट ऑल की सर्टिफिकेट्स एट हॉस्पिटल इटसेल्फ। तो ये आप केस स्टडी की तरह यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली नन्ही परी एक प्रोग्राम है जो कि लॉन्च किया गया है बाय द नॉर्थ वेस्ट दिल्ली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। अब इस प्रोग्राम में क्या किया जाएगा? द प्रोग्राम एम्स टू कंप्लीट एसेंशियल सर्विसेज सच एज प्रोविजन ऑफ ए बर्थ सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर किसी भी बच्चे का बर्थ होता है तो वहाँ पर ही उसको बर्थ सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाए। जब तक यहाँ पर डिस्चार्ज हो रहा है उससे पहले ही सारा बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन, इनरोलमेंट हो जाए, उसका बैंक अकाउंट खुल जाए फॉर गर्ल्स, फॉर एग्जांपल सुकन्या समृद्धि योजना के लिए। तो अगर हमें स्कीम्स का सेचुरेशन को अचीव करना है, जो कि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी का विजन है कि स्कीम्स का हमें सेचुरेशन अचीव करना है, 100% बेनिफिशियरीज़ को जो स्कीम है उसका लाभ पहुंचना चाहिए। तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लोगों को पता हो कि कौन सी स्कीम्स है और लोगों के घर तक उस स्कीम्स को पहुंचाया जाए। तो एडिशनली इट ऑल्सो एम्स टू गेट रजिस्ट्रेशन फॉर स्कीम्स फॉर गर्ल चाइल्ड एंड मदर सच एज द सुकन्या समृद्धि। तो यहाँ पर लोगों को इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर बर्थ हो रहा है वहाँ पर ही यहाँ पर सारी स्कीम्स में इनरोल कर दिया जाए, सारे सर्टिफिकेट्स वहाँ पर ही दे दिए जाए। तो द आइडिया इज प्रोवाइडिंग अ वन स्टॉप सोल्यूशन सो दैट पेरेंट्स वोंट हैव टू गो फ्रॉम हेयर टू देयर ट्राइंग टू अवेल ऑफ एसेंशियल स्कीम्स। तो यहाँ पर बहुत सारे पेरेंट्स को सारी स्कीम्स के बारे में
अवेयरनेस भी नहीं होती, तो ऐसे में अगर हॉस्पिटल में ही सारी स्कीम्स में इनरोल कर दिया जाएगा तो दैट इज़ गुड। द बेसिक एम ऑफ मोस्ट ऑफ दीज स्कीम्स इज टू प्रोटेक्ट द बर्थ ऑफ द गर्ल चाइल्ड एंड टू फैसिलिटेट अ सेफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। तो यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को इंकरेज भी होंगी अगर यहाँ पर ये पता होगा कि हॉस्पिटल में जाएंगे तो सारी सर्विसेज जो भी यहाँ पर गवर्नमेंट की स्कीम्स है उसमें इनरोलमेंट भी मिल सकता है। तो बेसिकली एक तरीके का यहाँ पर पुश दिया जा रहा है, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं नन्ही परी प्रोग्राम। आगे हम चलते हैं। विथ फोकस ऑन किड्स गवर्नमेंट कर्ब्स मिसलीडिंग एड्स प्रोहिबिट सरोगेट एडवर्टीजमेंट्स। अब सरोगेट एडवर्टीजमेंट्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल विमल जो है, विमल पान मसाला बनाता है, लेकिन अगर आप ऐड देखोगे तो विमल इलायची का ऐड आता है, तो ये है सरोगेट एडवर्टीजमेंट्स। तो ये सबसे ज़्यादा लेमैन जो मैंने बताया, ये बहुत ही ज़्यादा लेमैन लैंग्वेज में एग्जाम्पल है सरोगेट एडवर्टीजमेंट्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 28 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ये है कि मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट जो कि किसी भी प्रोडक्ट को फॉल्सली डिस्क्राइब करते हैं या किसी सर्विस को फॉल्सली डिस्क्राइब करते हैं, ये फॉल्स गारंटी देते हैं और कंज्यूमर्स को मिसलीड करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा वो अब नहीं कर सकते और उनको यहाँ पर बेसिकली पनिश किया जाएगा। तो इन एडवर्टीजमेंट फॉर जंक फूड्स इंक्लूडिंग चिप्स, कार्बोनेटेड बेवरेजेस वो उस समय नहीं दिखाए जाएंगे जिस समय यहाँ पर बच्चे टेलीविज़न देखते हैं, और जो बेसिकली यहाँ पर चैनल्स हैं जो कि मोस्टली यहाँ पर बच्चे व्यू करते हैं, तो उसमें ये सारे एड्स नहीं दिखाए जाएंगे क्योंकि इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, बच्चों की हेल्थ खराब होती है क्योंकि वो यहाँ पर फिर जंक फूड की मांग करते हैं। तो एन एडवर्टीजमेंट फॉर जंक फूड्स इंक्लूडिंग चिप्स, कार्बोनेटेड बेवरेजेस एंड सच अदर स्नैक्स एंड ड्रिंक्स शैल नॉट बी एडवर्टाइज ड्यूरिंग अ प्रोग्राम मेंट फॉर चिल्ड्रन और ऑन अ चैनल मेंट एक्सक्लूसिवली फॉर चिल्ड्रन। तो ये गाइडलाइंस हैं notified by the center to curb misleading advertisements. No surrogate advertisement or indirect advertisement shall be made for goods or services, जो कि यहाँ पर प्रोहिबिट की गई हैं और रेस्ट्रिक्टेड बाय लॉ हैं, तो यहाँ पर आप सर्कमवेंट नहीं कर सकते सरोगेट एडवर्टीजमेंट करके। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है तो यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। इंडियाज़ फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन फॉर एनिमल्स, व्हाई द नीड वाज फेल्ट। अब इस वैक्सीन का नाम क्या है? इस वैक्सीन का नाम है एनकोवैक्स। तो एनकोवैक्स है, किसने बनाया है? तो इट वाज डेवलप्ड बाय द हिसार बेस्ड नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन्स, द वैक्सीन कॉल्ड एनकोवैक्स। अब ये जो वैक्सीन है ये क्या यूज़ करेगा? तो जो वैक्सीन है वो यहाँ पर यूज़ करेगा डेड वायरस। तो एनकोवैक्स कैन बी यूज्ड इन डॉग्स, लॉयंस, लेपर्ड्स, माइस एंड रैबिट्स। इट इज़ एन इनएक्टिवेटेड वैक्सीन डेवलप्ड यूजिंग एन इन्फेक्शियस पार्ट ऑफ द डेल्टा वेरिएंट। तो डेल्टा वेरिएंट के इन्फेक्शियस पार्ट को यूज़ किया गया और इसमें एडजुवेंट जो है वो है एल हाइड्रोजेल, ताकि यहाँ पर जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो सके। तो एल हाइड्रोजेल को एडजुवेंट की तरह यूज़ किया गया है। इन्फेक्शियस पार्ट लिया गया है डेल्टा वेरिएंट का, और इस वैक्सीन का नाम क्या है? तो इस वैक्सीन का नाम है एनकोवैक्स। अब यहाँ पर डॉक्टर्स का ये कहना है, ये अच्छी बात है, दैट अ किल्ड वैक्सीन फॉर वाइल्ड एनिमल्स इज ऑलवेज बेटर देन अ लाइव एक्सेंचुएटेड वायरस। तो यहाँ पर लाइव अटेन्यूएटेड वायरस का नहीं यूज़ किया गया और यहाँ पर जो किल्ड डेड वायरस उसका यूज़ किया गया है। आगे हम चलते हैं। ये हम देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो टॉर्टॉइज है ये हमें मिला है। अ जाइंट टॉर्टॉइज फाउंड अलाइव इन 2019 हैज़ बीन कन्फर्म्ड टू बिलोंग टू अ गैलापागोस स्पीशीज़ लॉन्ग बिलीव्ड एक्सटिंक्ट। तो ये माना जाता था कि ये स्पीशीज़ जो है एक्सटिंक्ट हो चुकी है, लेकिन 2019 में एक जाइंट टॉर्टॉइज मिला जो कि अलाइव है और वो इसी स्पीशीज़ को बिलोंग करता है। अब इसका नाम क्या रखा गया? तो इसका नाम रखा गया है फर्नांडा। अब इसका नाम फर्नांडा क्यों रखा गया? क्योंकि ये फर्नांडा आइलैंड को बिलोंग करता है। जो टॉर्टॉइज है इज़ द फर्स्ट ऑफ हर स्पीशीज़, और स्पीशीज़ का क्या नाम है? तो स्पीशीज़ का नाम है कैलोनोइडिस फैंटास्टिकस। अब कैलोनोइडिस फैंटास्टिकस का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है फैंटास्टिक जायंट टॉर्टॉइज। अब यहाँ पर जो टॉर्टॉइज है वो यहाँ कैसे मिल गया? तो ऑल्दो फर्नांडा वाज फाउंड ऑन फर्नांडा आइलैंड इटसेल्फ, एंड ऑल्दो यहाँ पर जो टॉर्टॉइजेज है वो स्विम नहीं कर सकते हैं फ्रॉम वन आइलैंड टू अनदर, लेकिन जो टॉर्टॉइज है वो मेजर स्टॉर्म्स के द्वारा इधर से उधर कैरी किए जा सकते हैं। तो हो सकता है ये रीज़न है कि वो अपने नेटिव प्लेस पर ना मिलके यहाँ पर मिल गया। तो ये आपको बस टॉर्टॉइज के बारे में पता होना चाहिए। तो फर्नांडा एट द गैलापागोस नेशनल पार्क्स जायंट टॉर्टॉइज ब्रीडिंग सेंटर। अभी जो नेक्स्ट है ये है EPI इंडेक्स। तो EPI इंडेक्स हमने डिस्कस किया था कि इंडिया की 180th रैंक है और बेसिकली हम अपने नेबर से भी नीचे ही हैं। न्यूली रिलीज्ड एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 मेजर्ड बाय येल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटीज रैंक्स इंडिया एट द बॉटम पोजीशन अमंग 180 कंट्रीज। अब EPI क्या है? तो इंटरनेशनल रैंकिंग सिस्टम है जो कि कंट्रीज को रैंक करता है ऑन देयर एनवायरमेंटल हेल्थ। बाइनियल इंडेक्स से 2002 में स्टार्ट किया गया था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम किसके साथ कोलैबोरेट करता है? विद द येल सेंटर और यहाँ पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी सेंटर। 40 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को यूज़ करता है और यहाँ पर 180 कंट्रीज़ को रैंक करता है और इंडिया की यहाँ पर रैंक है 180th। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि जिस रैंक में इंडिया की ज़्यादा अच्छी रैंकिंग नहीं होती तो उसके रिगार्डिंग प्रीलिम्स में तो क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो यहाँ पर आपको पैरामीटर्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ मेंस के लिए आपको कुछ पैरामीटर्स पता होने चाहिए। अगर ये आ जाए कि एनवायरमेंटल इंडेक्स में हमने इतना पुअर क्यों परफॉर्म किया, तो विद द रैंक ऑफ 180 एंड अ स्कोर ऑफ 18.9 इंडिया हैज़ फॉलन फ्रॉम रैंक 168 एंड अ स्कोर ऑफ 27.6 इन 2020।
अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर ऑब्जेक्शंस रेज किए हैं कि यहाँ पर जो इंडिकेटर्स यूज़ किए गए हैं परफॉर्मेंस को एसेस करने के लिए वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रापोलेट किए गए हैं और अनसाइंटिफिक मेथड्स को यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ही का ही अगर ये कहना है कि यहाँ पर अनसाइंटिफिक बेसिस का यूज़ किया गया है तो फिर यहाँ पर कुछ और ज़्यादा बात करने के लिए बचता नहीं है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं द संत तुकाराम टेम्पल एंड इट्स सिग्निफिकेंस। ऑन ट्यूसडे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेट द संत तुकाराम शिला मंदिर इन द टेम्पल टाउन ऑफ देहू इन पुणे डिस्ट्रिक्ट। अब शिला मंदिर जो है तो भक्ति सेंट संत तुकाराम हेड सेट ऑन दिस पीस ऑफ रॉक फॉर 13 कंटिन्यूस डेज। तो यहाँ पर एक रॉक थी जहाँ पर वो 13 दिनों तक लगातार बैठे रहे जब चैलेंज किया गया था अबाउट द ऑथेंटिसिटी ऑफ द अभ्यांग्स ही हैड रिटन। तो यहाँ पर उन्होंने अभ्यांग्स लिखा था और फिर उसकी ऑथेंटिसिटी को जब यहाँ पर क्वेश्चन किया गया फिर वो यहाँ पर पीस ऑफ रॉक पर बैठे रहे। फिर जो पीस ऑफ रॉक है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है कि जो पीस ऑफ रॉक है वो इमर्स हो गई थी लेकिन वो अचानक से एक दिन मिराकुलसली रीअपियर होगी। तो ये सच इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन संत तुकाराम का जो वर्क है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो वरकारी सेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैसेज क्या था संत तुकाराम जी का, तो उनका मैसेज था अबाउट अ कास्टलेस सोसाइटी एंड हिज डिनाइल ऑफ रिचुअल्स हैड लेड टू अ सोशल मूवमेंट एंड संत तुकाराम इज क्रेडिटेड विद स्टार्टिंग द वॉरी पिलग्रिमेज। तो पिलग्रिमेज पता होना चाहिए, सेक्ट पता होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे, बैटल फॉर IPL मीडिया राइट्स, गुरु अगेंस्ट शिष्य। अभी न्यूज़ क्या थी, तो बेसिकली न्यूज़ ये थी कि एक यंग साइकिलिस्ट थी जिसने कि अपने कोच के ऊपर ये कहा कि जो कोच है उन्होंने यहाँ पर सेक्सुअल हैरेसमेंट करने की कोशिश की उसकी, ठीक है। फिर यहाँ पर ऑथर ने रिगार्डिंग स्पोर्ट्स पर्सन ये आर्टिकल रखा है कि जो यहाँ पर विमेन एथलीट्स होती हैं वो वल्नरेबल होती हैं। For me, that's about enjoyment as much as winning. But when young athletes are sexually harassed, basic safety becomes a big concern. तो उसको कैसे एड्रेस किया जाए? फॉर एग्जाम्पल US जिमनास्टिक्स में जैसे कि साइमन बाइल्स का केस था और टॉप जिमनास्ट का केस है, तो उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो एक तरफ तो हम एनकरेज करते हैं विमेन को कि हमें यहाँ पर स्पोर्ट्स में विमेन का पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ करना चाहिए, एंड ऑन द अदर हैंड हमें ऐसे स्टांसेस देखने को मिलते हैं कि एलिज्ड हैरेसमेंट हो रहा ऑफ अ यंग साइकिलिस्ट बाय अ नेशनल कोच, तो जिसकी वजह से जो पेरेंट्स हैं वो अपने डॉटर्स को स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन करने के लिए एनकरेज नहीं करेंगे अगर ऐसे इंसिडेंट्स हमें और ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और अगर हमें इंसिडेंट्स देखने को मिल भी रहे हैं तो उसके अगेंस्ट एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, वो भी लीगल एक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो व्हाट इज चेंज नाउ इज़ दैट एथलीट्स हैव मोर ऑफ ए वॉइस। तो हमें एक चेंज तो ये देखने को मिला है कि यहाँ पर जो एथलीट्स हैं वो आवाज़ उठा रहे हैं, दे आर मोर अवेयर एंड देयर इज ग्रेटर कॉन्वर्सेशन अबाउट वुमेन इन स्पोर्ट। एवेन्यूज आर नाउ अवेलेबल इवन इफ दीज आर अनोनिमस टू वॉइस देयर कंसर्न्स। तो यहाँ पर जो लोग हैं वो अपने कंसर्न्स को वॉइस कर रहे हैं, दैट इज़ अ गुड थिंग। ट्रेनिंग शिफ्ट आउट ऑफ देयर होम्स व्हेन स्टिल यंग। तो बेसिकली यहाँ पर जो एथलीट्स होते हैं बहुत यंग एज में वो बाहर शिफ्ट हो जाते हैं, होम सिकनेस होती है, बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है फॉर ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटिशन, जिसकी वजह से ही बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं एथलीट्स। वाइल वी एनकरेज गर्ल्स टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट वी मस्ट रिमेंबर दैट द डिग्निटी इज़ मोर इंपॉर्टेंट दैन एवरीथिंग। तो यहाँ पर डिग्निटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। हमें यहाँ पर विमेन एथलीट्स को एजुकेट करने की ज़रूरत है कि क्या उनके लिए ओके है और क्या उनके लिए ओके नहीं है। द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू एम्पावर देम। तो यहाँ पर जो यंग एथलीट्स हैं उनको एम्पावर करने की ज़रूरत है कि कब उनको अनकंफर्टेबल फील करे, और अनकंफर्टेबल अगर उनको फील हो रहा है तो ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। फाइनली दे मस्ट बी प्रोवाइडेड विद एडिक्वेट रीड्रेसल मैकेनिज्म। अब ऐसा ना हो कि लीगल एक्शन की आपने बात तो कर दी लेकिन उसके बाद उस अगर विमेन एथलीट का, यंग विमेन एथलीट का करियर ना खत्म हो जाए, कहीं वो डरने ना लग जाए, तो इन सब क्वेश्चंस को भी एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो ऑफेंडर्स माइट हैव सम लेवल ऑफ एक्शन टेकन अगेंस्ट देम बट इट इज़ आवर ड्यूटी टू इंश्योर दैट इन द लॉन्ग टर्म कंप्लेनिंग डज नॉट अफेक्ट द स्पोर्ट्स पर्सन करियर। तो स्पोर्ट्स पर्सन का करियर यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। जो स्पोर्ट्स है वो बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। पनिशमेंट दिया जाता है ऑफेंडर्स को, लेकिन पनिशमेंट में मोस्टली क्या किया जाता है, उसे बाहर निकाल दिया जाता है कोच को, पर इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया जाता। लेकिन ऑथर ने यहाँ पर बताया कि हर केस में लीगल एक्शन लेना ज़रूरी है, इवन वेयर मोर लीगल एक्शन इज़ नेसेसरी। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे सुपर हीरो लाइक का CM डिस्कस नहीं करेंगे। ये आर्टिकल भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, माई ग्रैंड मदर्स हाउस। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि कॉर्नरिंग अ फ्रेंड, ये नुपुर शर्मा के एपिसोड के बारे में जो भी यहाँ पर प्रॉफिट के अगेंस्ट रिमार्क्स थे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं होता हमारे लिए, इसमें आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। स्कोरिंग पॉइंट्स तो क्लास 10th का रिजल्ट जो है आंध्र प्रदेश में, उसमें काफ़ी ज़्यादा बच्चे फेल हो गए, तो रिजल्ट इतना ज़्यादा खराब क्यों आया, इसमें ऐसा कोई पॉइंट मेंशन नहीं किया गया जो कि आप मेंस में कोट कर सकते हो, तो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। बिकॉज आई थिंक आप में से कुछ को ऐसा लगता है कि मैं एडिटोरियल्स को मिस आउट कर देती हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स है वो हम डिस्कस करते हैं। माई ग्रैंड मदर्स हाउस, ये भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। बिल्डिंग ऑन कॉमन ग्राउंड, ये हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की बात की गई है जो कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने लॉन्च किया था, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। मैंने आपको बताया था जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है वो कोई ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, इसमें कोई टैरिफ्स को कम करने की बात नहीं की जा रही है, तो यहाँ पर यही पॉइंट बताया गया है। लेकिन ये एक एग्रीमेंट है ट्रेड एग्रीमेंट तक जाने के लिए, तो बेसिकली ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है।
द IPEF इज़ नॉट अ ट्रेड और इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट बिटवीन 13 सिग्नेटरीज। बेसिकली फ्रेमवर्क की आप इसको स्टार्टिंग पॉइंट मान सकते हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ पर ट्रेड और कॉमर्स को रेगुलेट कर सकते हैं अक्रॉस 4 पिलर्स। अभी 4 पिलर्स कौन से हैं? तो पहला पिलर है डिजिटल इकोनॉमी, दूसरा है सप्लाई चेन्स, तीसरा है क्लीन एनर्जी एंड द फोर्थ वन इज गवर्नेंस। ग्लोबली द IPEF सिग्निफाइज द फर्स्ट मल्टीलेटरल अटेम्प्ट टू बूस्ट सप्लाई चेन रेजिलियंस। तो यहाँ पर सप्लाई चेन रेजिलियंस को बूस्ट करने की बात की गई है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स को ईज आउट करने की बात की गई है। तो यहाँ पर जो बाइडन का इकोनॉमिक एजेंडा है उसको प्रोटेक्ट करने की बात की गई है और इंडिया ने भी इसको साइन किया है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है इंडिया के लिए। फॉर एग्जांपल इसमें एक डिजिटल इकोनॉमी का पिलर है जो कि बात करता है फ्री फ्लो ऑफ डेटा, लेकिन इंडिया फ्री फ्लो ऑफ डेटा के पक्ष में नहीं है। तो फॉर इंस्टेंस द US प्रेफरेंस टू अलाउ फ्री एंड ओपन डेटा फ्लोज अंडर द डिजिटल इकोनॉमी पिलर विल कंस्ट्रक्ट इंडियाज एबिलिटी टू रेगुलेट डेटा फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस। तो यहाँ पर जो इंडिया की एबिलिटी है कि इंडिया चाहता है कि फ्री फ्लो ऑफ डेटा ना हो, तो उसको रिगार्डिंग लेकर यहाँ पर कुछ कंसर्न्स हैं। लेकिन ओवरऑल हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक तरीके का फ्रेमवर्क रेडी किया जा रहा है जिसके साथ हम आगे बढ़ सकते हैं फॉर सम काइंड ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट। आगे चलते हैं हम। चाइना वॉन्ट्स US ऑन ताइवान। तो यहाँ पर चाइना ने US को वार्न किया है कि आपको ताइवान को कोई आर्म्स पैकेज देने की ज़रूरत नहीं है और जो ताइवान है वो यहाँ पर चाइना की ही टेरिटरी है। तो चाइनाज डिफेंस मिनिस्टर कंप्लेंट टू हिज अमेरिकन काउंटर पार्ट ऑन फ्राइडे अबाउट द लेटेस्ट US आर्म्स पैकेज फॉर ताइवान एंड वार्न ऑफ अ पॉसिबल कन्फ्लिक्ट ओवर द सेल्फ गवर्निंग आइलैंड, जो कि चाइना क्लेम करता है कि ताइवान चाइना की ही टेरिटरी है। ऑस्ट्रेलियाज बेबी स्टेप्स टुवर्ड्स सीवरिंग टाइज विद द क्वीन। अब जो ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पर जो हेड ऑफ द स्टेट है वो है क्वीन। कौन सी क्वीन? तो ब्रिटेन की क्वीन है यहाँ पर। तो फॉर डेकेड्स मेनी ऑस्ट्रेलियंस हैव फाउंड इट अ क्यूरियस थिंग दैट द कंट्रीज हेड ऑफ स्टेट इज अ क्वीन सिटिंग ऑन अ डिस्टेंट इंग्लिश थ्रोन। जैसे कि हम रिपब्लिक हैं, ऑस्ट्रेलिया में जो हेड ऑफ द स्टेट है वो यहाँ पर क्वीन ही होती है, तो हमारे प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। ऐसा ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल भी नहीं है और ऑस्ट्रेलिया में हेड ऑफ द स्टेट यहाँ पर क्वीन है। तो एंथनी एल्बनीज अब ऑस्ट्रेलिया में नए जो प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होकर आए हैं, उन्होंने एक मिनिस्टर बनाए हैं और मिनिस्टर बनाए मिनिस्टर फॉर द रिपब्लिक, जो कि ये डिसाइड करेगा कि जो क्वीन के साथ जो यहाँ पर क्वीन उनकी रिपब्लिक है वो चीज़ कैसे ख़त्म किया जाए। तो बारबाडोस जैसे कंट्री था तो बारबाडोस ने क्वीन को हटा दिया था। तो सिमिलरली ऐसा ही कुछ ऑस्ट्रेलिया करने की सोच रहा है, लेकिन अभी बहुत ही ज़्यादा बेबी स्टेप्स है, अभी ऐसा होगा नहीं होगा उसके बारे में डिसाइड किया जाएगा। तो बस आपको ये पता होना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं। इकोनॉमी पेज पर बस ये न्यूज़ डिस्कस करेंगे, यूज़ एंड फाइल। तो अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि यूज़ एंड फाइल किससे रिलेटेड है या न्यूज़ में क्यों था, तो ये आपको पता होना चाहिए। द यूज़ एंड फाइल मेथड इज एक्सपेक्टेड टू हेल्प इंश्योरेंस डिज़ाइन कस्टमाइज्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर जो इंश्योरेंस हैं वो कस्टमाइज इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, उनको लॉन्च कर सकते हैं और उसके बाद फाइल कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर बार बार उनको हर चीज़ जो भी वो लॉन्च करना चाहते हैं तो उसके लिए IRDAI के साथ परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ पर लॉन्च कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर फाइल कर सकते हैं। तो इंश्योरेंस वॉचडॉग IRDAI ऑन फ्राइडे एक्सटेंडेड द यूज़ एंड फाइल प्रोसीजर फॉर मोस्ट लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर जो इंश्योरेंस हैं वो नया प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं और रेगुलेटर की प्रायर अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली IRDAI की प्रायर अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर यूज़ एंड फाइल को लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के लिए भी एक्सटेंड कर दिया गया है। तो आपका एक क्वेश्चन होगा कि पहले क्यों नहीं एक्सटेंड किया, इतना ज़्यादा टाइम क्यों लगाया? तो पहले बहुत ज़्यादा नेसेंट स्टेज में था इंश्योरेंस, लेकिन अब जो है अब ये बेसिकली वेल इस्टेब्लिश हो चुका है, तो इसीलिए यहाँ पर IRDAI ने ये डिसीजन लिया है। तो अर्लियर व्हेन द इंडस्ट्री वॉज इन द नेसेंट स्टेट इट वॉज मैंडेटरी फॉर इंश्योरेंस कंपनीज की पहले प्रायर अप्रूवल लो किसी भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले, किसी भी लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले। लेकिन अब जो इंडस्ट्री है उसने मैच्योरिटी को अटेन कर लिया, जिसके बाद यहाँ पर कुछ रिलैक्सेशंस की बात की गई कि यहाँ पर आपको पहले अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं, आप प्रोडक्ट लॉन्च कर दो, बाद में आप अप्रूवल ले सकते हो। तो आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आ गया हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।